हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की प्रकृति। पाठ संख्या 12 है नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी। तो हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री का, आपको यहाँ पे वीडियोज मिलेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है सिद्धांत जो है वो सन 1637 में दकार्ते नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, एक फिलोसोफर हुए थे। उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कणिका सिद्धांत दिया था। इस कणिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया सर आइजैक न्यूटन ने। जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशिकी में और अच्छे सही ढंग से इसको बताया था। ये देखिए पाठ की स्टार्टिंग है। ये जो वीडियो है ये जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एक्स ग्रुप हो गया या फिर जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये है कणिका सिद्धांत किसने दिया। तो कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो वहां पर आंसर आएगा न्यूटन ने। शुरू में बताया किसने था? दकार्ते ने बताया था कणिका सिद्धांत को। लेकिन कणिका सिद्धांत को और अच्छे ढंग से किसने बताया? न्यूटन ने बताया। इसलिए न्यूटन को कणिका सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या होता है। यह है सर आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने क्या बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि जो कोई भी दीप्त वस्तु है, कोई भी प्रकाशिक वस्तु है, उससे जो है प्रकाश जो है वो सीधी और सरल रेखा में निकलता है। लेकिन जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को उसने नाम क्या दिया? कणिका, कॉर्प्यूस्कल्स न्यूटन ने जो है वो नाम दिया। तो प्रत्येक दीप्त प्रकाश स्रोत से, जो भी प्रकाश स्रोत है, चाहे वो ट्यूबलाइट है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो सूर्य है, अगर वो जल रहे हैं तो सूर्य तो हमेशा ही जल रहा होता है, लेकिन सूर्य जैसे बल्ब की बात करें तो बल्ब को अगर ऑन करेंगे, हम जलाएंगे तो उससे सूक्ष्म, हल्के एवं प्रत्यास्थ कण हर संभव दिशाओं में निकलते हैं और इन सूक्ष्म और हल्के कणों को क्या बोलते हैं? कणिका कहते हैं। ये कणिकाएं हैं वो प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में सरल रेखा से गति करती है। तो अभी जो चित्र में हमने देखा था उसमें से देखा था ये सन है, तो ये इधर सरल रेखा, ये इधर सरल रेखा, ये इधर सरल रेखा, इधर सरल रेखा, ऐसे सीधी सरल रेखाओं में गमन करते हैं। ये कणिका जो है अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। अब देखो ये जो कण है वो चल रहे हैं तो इनके पास क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब जब गतिज ऊर्जा है तो ये आंख के रेटिना पर टकराने पर वस्तु के होने का आभास कराती है। जैसे हमारे अगर हाथ में कोई ऑलपिन चुभाई जाए तो हमारी त्वचा जो है हमारे को दर्द का एहसास कराती है। वैसे ही जो कणिकाओं के पास ऊर्जा है वो ऊर्जा जब आंख के रेटिना पर पहुंचती है तो हमें देखने की अनुभूति होती है। तो ऐसा न्यूटन ने बताया था। फिर बात आई कि अलग अलग कलर, अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं? तो विभिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो न्यूटन ने क्या बताया था? विभिन्न रंगों की प्रकाश की कणिकाओं का आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग की कणिकाएं नीले रंग की कणिकाओं के आकार से अधिक होती है। तो कणिकाओं का आकार उसने अलग अलग बताया। जिस हिसाब का आकार होगा उसी हिसाब का रंग हमारी को दिखाई देगा। फिर चूंकि जो न्यूटन है उसने आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल के ऊपर ज़्यादा स्टडी की थी, तो यहाँ पर भी उसने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ही लगाया कि कणिकाएं किसी माध्यम के समीप पहुँचती है तो माध्यम की प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे माध्यम में जो कणिकाएं होते हैं उनके वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। अब कणिका सिद्धांत ने हमें यह बताया कि प्रकाश है वो ऊर्जा और संवेग का वहन करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश निर्वात में संचरण करता है। प्रकाश जो है निर्वात में संचरण करता है और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है।
परावर्तन अपवर्तन कैसे समझ सकते हैं? जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दीवार है, कोई फर्श है, इस पर ये बॉल आके गिरी और बॉल फिर टकरा के क्या होगी, वापस ऊपर चली जाएगी। पहले बॉल आई और यहाँ से टकरा कर वापस क्या हो गई, ऊपर एकदम सीधी चली गई। तो ठीक उसी तरीके से अगर इस बॉल को हम कण माने, कणिकाएं माने, तो कणिकाएं इस सतह से टकराएगी और सतह से टकराकर वापस ऊपर की ओर चली जाएगी। तो इस प्रकार जो न्यूटन की कणिकाएं सिद्धांत है वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को तो समझाता है, लेकिन न्यूटन के कणिका सिद्धांत की असफलताओं की अगर हम बात करें तो पहली असफलता है इसमें कि जो कणिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में अधिक होती है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि सघन माध्यम में जो होता है प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम की तुलना में, लेकिन ये गलत है। तो ये जबकि यह सत्य नहीं है, ये सत्य है, ये गलत चीज आएगा, यह असत्य है या सत्य नहीं है। और जो कणिका सिद्धांत है वो ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन की घटना समझाने में असमर्थ रहा। ध्रुवण भी नहीं बता सका, व्यतिकरण भी नहीं बता सका, विवर्तन भी नहीं बता सकता। ये तीनों घटनाएं हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन की कणिका सिद्धांत फेल हो गई, ये दोनों चीज वो नहीं बता पाया। तो इसके बाद में सन 1678 में डच वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगेन, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभी तक जो है वो प्रकाश को कणीय मान रहा था, छोटे छोटे कणों के रूप में माना जा रहा था, लेकिन हाइगेन ने क्या बोला कि प्रकाश कणीय व्यवहार नहीं दिखाता है, तरंग व्यवहार दिखाता है। ये हमने 11 चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्रकाश दो तरीके के व्यवहार दिखाता है, एक तो कणीय और एक तरंगीय। कणीय पर हम परावर्तन अपवर्तन समझेंगे और तरंग पे हम ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन समझेंगे। अभी हम हिस्ट्री थोड़ा पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टियन हाइगेन ने क्या बताया, तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो कणीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था न्यूटन ने, तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था क्रिस्टियन हाइगेन ने। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या बोलता है, प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है जो कि प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में गमन करती है। और अलग अलग रंग के बारे में पूछा गया तो विभिन्न रंगों की जो तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है वो अलग अलग होती है। अब इससे ये पूछा गया कि भाई जब प्रकाश वेग सभी दिशाओं में गमन करता है तो कहीं पर निर्वात है, कहीं पर निर्वात नहीं है। तो हाइगेन के अनुसार सभी के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तरंगों को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है इसलिए वहां पे माध्यम है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में माध्यम नहीं है, तो वो कैसे चलती है। तो इसने बताया सूर्य और तारों से निर्वात से होकर पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसके लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। एक काल्पनिक माध्यम ईथर है, वो पूरे संसार में फैला हुआ है। उसने ऐसा बताया ईथर जो है माध्यम जो निर्वात तथा सभी पदार्थों में समान रूप से व्याप्त है, कि जो ईथर है वो सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, पारदर्शी है इसलिए दिखाई नहीं देता है, घनत्व कम है, प्रत्यास्थता अधिक है। प्रत्यास्थता क्या है, अधिक, लेकिन जड़त्व क्या है, शून्य होता है। तो ईथर माध्यम की कल्पना किसने की थी, हाइगेन वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन भी आता है। तो तरंगे जो ऊर्जा संवेग संरक्षण करती है, तरंग जो है वो अपने साथ ऊर्जा और संवेग को लेकर चलती है। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभ में हाइगेन ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन फिर फ्रेनल एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने ध्रुवण को समझाया, और ध्रुवण को जब समझाया तो उन्होंने तरंग प्रकाश को कैसा माना, अनुप्रस्थ माना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हाइगेन ने किस तरीके से माना था और फ्रेनल ने किस तरीके से माना था। हाइगेन ने अनुदैर्ध्य माना था, फ्रेनल ने अनुप्रस्थ माना था। तो अनुदैर्ध्य तरंग तो क्या होती है, ये वाली अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, विरलन होता है, संपीडन होता है, फिर विरलन फिर संपीडन, रिलैक्सेशन कंप्रेशन, रिलैक्सेशन कंप्रेशन। और इसमें तरंग किधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और जिधर तरंग जाती है उधर ही क्या होता है, कंपन होते हैं। ये हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और हर टीचर 11th क्लास में यही बोलता है कि 12th में काम आया होगा। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग, तो हाइगेन ने अनुदैर्ध्य माना था, लेकिन फ्रेनल ने क्या सिद्ध किया, ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, तरंग संचरण तो इधर हो रहा है लेकिन कंपन किधर होता है, उसके लंबवत होता है।
तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो फ्रेनेल ने ध्रुवण को समझाने के लिए अनुप्रस्थ तरंग माना था। फिर आगे बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अलावा व्यतिकरण और ध्रुवण को भी समझाया गया था। जब ध्रुवण समझा रहे थे तब थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर हुआ था, लेकिन फ्रेनेल ने इसको दूर कर दिया। तो व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन इनको समझाया जा चुका था, तो जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हाइगेन सिद्धांत ने प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव आदि को समझाने में असफल रहा था। फिर इसके बाद में सबसे पहले दकार्ते, फिर न्यूटन, फिर हाइगेन, अब आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। लेकिन मैक्सवेल प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा नहीं पाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? यदि किसी सतह पर प्रकाश डाला जाए तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैक्सवेल हम जो है वो भी पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का पूरा एक चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। उसी चैप्टर में फिर इसको जो जब मैक्सवेल इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने नहीं आया था, तब आया था आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक कांस्टेंट को यूज लिया। मैक्स प्लांक कांस्टेंट ने फोटोन की अवधारणा दी थी, जिसमें प्रकाश को क्या माना था, प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में चलता है। फोटोन क्या होते हैं? छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं। तो यहाँ पर पहले आइंस्टीन भी पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पढ़ेंगे, मैक्सवेल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये नाम आपको समझ में आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल ने क्या दिया था और आइंस्टीन ने किसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्लियर ये नहीं कर पाया कि प्रकाश जो है वो तरंग का व्यवहार रखता है या कण का व्यवहार रखता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति यानी दोनों तरह की प्रकृति रखता है, कणीय भी रखता है और तरंगीय रखता है। कणीय प्रकृति में हम परावर्तन, अपवर्तन ये समझे थे। तरंगीय प्रकृति में हम विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट और सरल चैप्टर है, तो बने रहिएगा इस चैप्टर में। डेली आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।